नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों भारतीय इतिहास को। और भारतीय इतिहास में साथियों हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण अच्छा टॉपिक करने वाले हैं जो कि हर परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं और बहुत ही सिलेक्टिव प्रश्न होते हैं, तो उनको हम हल करेंगे। छोटी सी कक्षा में आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। बड़े ही धैर्य से आप पहले इस कक्षा को आराम से धैर्य से सुन लें और फिर आप इसको लिख सकते हैं। तो साथियों देखिए, आज हमारा जो राजवंश है वो है दक्षिण भारत का राजवंश। ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे और इनमें जो राजवंश हम चर्चा करेंगे काल की, और इस काल का नाम है साथियों संगम काल। क्या नाम है? संगम काल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संगम काल की चर्चा करेंगे। और ये जो संगम काल है वास्तव में ये कब से लेकर कब होता है? लगभग तकरीबन ये 300 BC से लेकर के 300 AD तक होता है, यानी 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी सन तक होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अपना जो संगम काल है, ये वास्तव में संगम का अर्थ क्या होता है। कुछ चीजें हम सामान्य परिचय में ले लेंगे, कुछ शासकों के बारे में लेंगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। तो लीजिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं संगम काल। संगम काल के बारे में मैंने आपको काल तो बता दिया, ठीक है ना। 3 अक्षरों का नाम है तो 3 से संबंधित चीजें हैं। संगम का अर्थ क्या है साथियों? देखिए, संगम का अर्थ क्या है, गौर करके सुनना। तमिल कवियों की सभा या सम्मेलन या गोष्ठी या परिषद को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। गौर करके सुनिए, तमिल कवियों की सभा, तमिल कवियों की गोष्ठी, सम्मेलन या परिषद को ही क्या कहते हैं साथियों? संगम कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर तमिल बहुत सारे विद्वान तमिल कवि लोग इकट्ठे होते, विद्वान इकट्ठे होते थे और होकर के वहां पर कुछ साहित्य का क्या करते थे? सर्जन करते थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों ये शब्द, यानी संगम। और संगम किससे है? संगमकार तमिल कवियों की सभा या सम्मेलन, गोष्ठी या परिषद से है। अब देखिए, एक सभा थी और इसी सभा में ये लोग क्या करते थे? तमिल साहित्य या संगम साहित्य की क्या करते थे? रचना किया करते थे। ठीक है, और अब आपसे पूछा जाएगा कि कुल संगम कितने हैं, तो कुल संगम 3 हुए। कितने संगम हुए? 3 संगम। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका संरक्षण कौन सा राजवंश करेगा? है ना, पांड्य राजवंश इनका क्या करता है? संरक्षण करता है। दोबारा सुन लीजिए, विषय क्या है? तमिल साहित्य, संगम साहित्य। कुल संगम कितने हुए? 3, है ना। 3 ही संगम हुए, 3 ही राजवंश है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संगम में कितने अक्षर है? 3 ही अक्षर है और 300 BC से 300 AD है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया संरक्षण कौन करता है? पांड्य राजवंश करता है। यहाँ तक की बात कवर हुई। अब देखिए, ये जो 3 संगम कौन कौन से, कब हुए और इनकी अध्यक्षता किसने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह जगह परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है। तो लीजिए, सबसे पहले 1 नंबर आ गया प्रथम। अगर अपन प्रथम बात करेंगे किसकी? संगम की, तो जो सभा, ये सम्मेलन, गोष्ठी होती है, तो ये होती है साथियों कहाँ पर? स्थान कहाँ पर है? मदुरै। देखो, एक तरफ क्रम संख्या, एक तरफ स्थान, एक तरफ अध्यक्ष। तो सबसे पहले प्रथम कहाँ पर हुई? मदुरै में। कहाँ पर हुई साथियों? मदुरै में। ठीक है, तो यहाँ स्थान मदुरै है और इसकी अध्यक्षता किसने की? अगस्त्य ऋषि ने। किसने की? अगस्त्य ऋषि ने। अगस्त्य ऋषि ने अध्यक्षता की साथियों। अगस्त्य ऋषि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्होंने उत्तरी दक्षिणी भारत, अगर अपन बात करें उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार किया था। और इनके साथ एक और ऋषि थे जिनका नाम था कौंडिन्य ऋषि। ठीक है, तो ले लीजिए, अगस्त्य ऋषि ने यहाँ पर इसकी मदुरै में यानी प्रथम संगम की क्या की? अध्यक्षता की। और देवताओं और ऋषियों ने कहा जाता है कि इसमें भाग लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो साहित्य का सर्जन हुआ था, कहते हैं कि कालांतर में वो नष्ट हो गया। ठीक है, कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। अब ले लीजिए द्वितीय, यानी कि अपन कह सकते हैं तमिल संगम। और ये कहां पर हुआ साथियों? ये हुआ कपाटपुर में। कहां पर हुआ? कपाटपुर में। द्वितीय कहां पर हुआ? कपाटपुर में। ऐसे याद करो कि पहले में साहित्य नष्ट हो गया तो दूसरे में कपाट लगा दिया। ठीक है, तो कहां पर? कपाटपुर में। और अगस्त्य ऋषि, यहाँ पर देखिए 2 नाम लिखा है मैंने, अगस्त्य और तोलकापियर। तोलकापियर। अगस्त्य ऋषि आरंभ में कहते हैं कि इसकी अध्यक्षता करते हैं और बाद में कौन करते हैं? तोलकापियर करते हैं। कौन करते हैं? तोलकापियर। तो दोनों को याद कर लेना। और ये तोलकापियर है ना, ये एक ग्रंथ लिखते हैं जिनका नाम क्या है? तोलकापियम। और ये एक तमिल व्याकरण है। तो ये ग्रंथ यहाँ दूसरे संगम में हमें मिलता है, दूसरे संगम से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। और अब अपन बात करते हैं तृतीय संगम की। ये होता है साथियों उत्तरी मदुरै। मदुरै या मदुरा या मदुरै एक ही बात है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये उत्तरी मदुरै में होता है। और इसके अगर अपन लोग बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी,
तो इसकी अध्यक्षता की थी साथियों नकीरर ने। किसने की थी? नकीरर ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शब्द आप लोगों को ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तो भी आप लोग ध्यान रखना, बात तो एक ही है, नकीरर। ठीक है, इसने यहाँ पर क्या की? इसकी अध्यक्षता की। और यहाँ इसके अंदर कहते हैं कि साहित्य जो लिखा गया कुल 8 ग्रंथ थे बड़े बड़े, और इन 8 ग्रंथों को कहते हैं एतुतोगोई। क्या कहते हैं? एतुतोगोई कहते हैं। 8 ग्रंथ लिखे गए, एतुतोगोई कहते हैं। उनमें 2 ग्रंथ आपको मैंने बताया पीछे भी, ऐनानुरु और हमने पुर्नानुरु की चर्चा हमने कई बार कर ली है। ठीक है, तो ये यहाँ पर साहित्य लिखा गया। अब देखिए इन तमिल साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ साहित्य मैंने इधर भी लिखा है, लीजिए, बहुत अच्छा है। तमिल साहित्य साथ में ले लेते हैं। तमिल साहित्य, इसकी रचना साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रचना एक तरफ क्या लेखक है। ये प्रश्न तो पक्का ही छपा मिलता है एग्जाम में। तो देखिए एकदम सरल कर देंगे। नाम थोड़े से तमिल भाषा के आपको ऐसा लगता है, हो सकता है कठिन है, कैसे याद होंगे, लेकिन एक बार लिखना एक बार सुनना, आराम से याद हो जाएंगे। देखिए रचना कौन है? शिल्पादिक्रम। सबसे पहले शिल्पादिक्रम है ना, अपन रचना की बात कर रहे हैं। शिल्पादिक्रम महाकाव्य है। ठीक है, शिल्पादिक्रम। और इसके लेखक का नाम क्या है? इल्गो अदिगल। क्या नाम है साथियों? इल्गो अदिगल। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है? शिल्पादिक्रम, इल्गो अदिगल। लेखक का नाम क्या है? इल्गो अदिगल। और ये एक शासक होता है सेन गुट्टुगन, उसका भाई है। अभी अपन चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, जब हम यहाँ कुछ शासकों को पढ़ेंगे, जब हम चेर शासक पढ़ेंगे तो उसमें सेन गुट्टुगन आएगा। ठीक है, प्रमुख शासक। तो ये सेन गुट्टुगन का भाई है इल्गो अदिगल। और इसके अंदर एक पूरी की पूरी है ना एक स्टोरी है, एक वेश्या से है ना प्रेम संबंधों का एक पूरा का पूरा चित्रण है, पूरी लव स्टोरी है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मणि मेखलाई। मणि मेखलाई की अगर अपन चर्चा करेंगे साथियों तो ये है शीतले सतनार। मणि मेखलाई का जो लेखक है वो कौन है? शीतले सतनार है। और ये एक क्या होते हैं? व्यापारी होते हैं। मदुरा का एक क्या होता है? व्यापारी होता है। ठीक है, तो शिल्पादिक्रम आप लोग याद कर लेना। शिल्पादिक्रम सबसे पहले है तो इल्गो अदिगल, इल्गो अदिगल। उसके बाद है मणि मेखलाई। तो मणि मेखलाई का कौन है? शीतले सतनार है। शीतले सतनार है ना। देखो इसे याद कर लेना, मणि, मणि है ना, मणि और मेखलाई। ठीक है, मणि और मेघ का प्रयोग कौन करता है? सुनार करता है। तो सतनार, इसे याद कर लेना, सतनार। मणि क्या होती है? शीतल होती है। ठीक है, मेघ का प्रयोग कौन करता है? सुनार। तो शीतले सुतनार। ठीक है, और जीवक चिंतामणि ये कौन है? तिरुतक देवर। ये मतलब जीवक चिंतामणि का लेखक कौन है? तिरुतक देवर है। तो ऐसे याद कर लेना, जीवक जीवन की चिंता कौन करता है? देवर करता है। ठीक है, तो तिरुतक देवर। ठीक है, तो ये कौन हो गया साथियों? तिरुतक देवर। किसका? जीवक चिंतामणि का। उसके बाद है तिरुकुरल। अगर अपन बात करें साथियों तिरुकुरल की, तो इस तिरुकुरल का जो लेखक है वो है साथियों तिरुवल्लुर। कौन है? तिरुवल्लुर। और ये तिरुवल्लुर क्या है? ये नीति तिरुवल्लुर, ये जो तिरुकुरल लिखता है ये नीति शास्त्र की क्या साथियों? रचना है। ठीक है, हाँ तिरुकुरल। और ये तिरुवल्लुर लिखता है, तो नाम से पता चल रहा है तिरु और तिरु बतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना, तिरु इसमें भी है लेकिन इसमें तिरु देवर है। और इधर मैंने आपको बताया तिरुतक देवर। ठीक है, और ये हो गया जीवक, जीव की चिंता बता दिया। ठीक है, और इधर याद कर लेना तिरुकुरल तो तिरुवल्लुर। ठीक है, ले और ले मिला लेना, नीति शास्त्र। तोल्कापियम को अभी हमने चर्चा कर ली थी। तोल्कापियम का कौन है? तोल्कापियम का कौन है भाई? ये है आपका, यानी अभी अभी हमने बात की थी तोल्कापियर। थोड़ा सा इतना सा फर्क है, यानी मैं की जगह क्या कर देना रे, रचना बन, ये तो लेखक बन जाएगी और ये रचना बन जाएगी। ठीक है, और ये एक तमिल व्याकरण है साथियों। ये क्या है? एक तमिल व्याकरण है, मैंने अभी भी चर्चा की है। उसके बाद देखिए कुरल की बात करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इसी लेखक है जो अपन तिरुवल्लुर ऊपर पढ़ चुके हैं। और ये तमिल का बाइबल कहा जाता है। कुरल को क्या कहा जाता है? तमिल का बाइबल कहा जाता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक बात देखिए, दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार किसने किया? अगस्त ने व कौंडिन्य ऋषि को माना जाता है, मतलब प्रचार का श्रेय दिया जाता है। तो ध्यान रखना, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार या अपन कह सकते हैं प्रचार किसने किया? अगस्त्य व कौंडिन्य ऋषि ने किया। ठीक है, अब ले लीजिए साथियों राजवंश की चर्चा करते हैं। मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा कि दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए दक्षिण भारत के थोड़ा सा मैप को देख सकते हो, हम कहाँ कहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए चोल, पांडे और चैर है ना, चैर, पांडे और चोल, इन तीनों राजवंशों को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए चोल कहाँ पर है साथियों?
ये जो भाग है यानी हम अपन कह सकते हैं तमिलनाडु वाला वर्तमान नीचे वाला भाग, तो यहाँ पर कौन सा शासक था, चोल, ठीक है। और इसके बाद तमिलनाडु और इधर वाला केरल का ये जो भाग है, ये इस भाग में यहाँ पर कौन, पांडे, यानी कि पांडे राजवंश यहाँ शासन करते थे। यहाँ जो मैंने बाघ लिखा है ये इनका राज चिन्ह है, याद करेंगे ये भी, और पांडे इनका मछली है। और ये जो भाग है इधर केरल का मालाबार जो तट है, तो यहाँ पर साथियों चेर राजवंश क्या करता है, शासन करता है, और इनका भी राज चिन्ह क्या है, धनुष है, ठीक है। तो इनको भी याद करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट सीधा याद कर सकते हो आप लोग, है ना। वैसे तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी भी एक तरीके से पूरी राजवंश को भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं चोल राजवंश की, ठीक है। तो एक नंबर ले लेते हैं चोल राजवंश। मैंने आपको पहले ही बताया संगम कितने में, 3, राजवंश भी कितने हैं, 3, ठीक है। 3 से काफी गहरा आता है। तो अब ले लीजिए यहाँ पर चोल, सबसे पहले एक नंबर हमने क्या ले लिया, चोल, जो कि इस भाग में शासन करते हैं, नक्शे में आप लोग देख रहे हो। और इसका राज चिन्ह क्या है साथियों, बाघ है, राज चिन्ह क्या है, बाघ है, याद करना, चोल का राज चिन्ह क्या है, बाघ। इनको पहले ही याद कर लो। देखो इधर से कोई एक शिकारी है, वो धनुष से क्या करेगा, है ना, देखो ऐसे याद कर लो तीनों को एक साथ, तो चेर यानी धनुष, है ना। तो इधर से कोई एक शिकारी है, तो वो, है ना, धरती के ऊपर है, तो ऊपर तो क्या बाघ है, और नीचे क्या होता है, जल है, तो यहाँ पर कौन है, मछली है, ठीक है। तो याद कर लेना, पांडे की तो क्या है, मछली, और चोल की क्या है, बाघ, और ये चेर की क्या है, धनुष। और इनको भी वैसे याद कर सकते हो आप लोग। देखो चेर से चीरना होता है, तो धनुष से क्या कर दिया जाता है, चीर दिया जाता है, ठीक है। तो चेर का जो प्रतीक कौन सा है, धनुष है। और इधर देखो चोल अपन कहते हैं चाल, ठीक है, चाल देखड़ो है, तो चाल किसको, के चाल देखड़ो है के बाघ, मतलब ये कह सकते हो कि बाघ आ गया, चल यहाँ से, तो चाल, ठीक है। और इधर देख लो पांडे को अंग्रेजी में देखो पांडे, और एक होता है पौंड, पांडे से ही पौंड माने क्या होता है, तालाब में क्या रहती है, मछली, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब देखिए, तो चोल बाघ, ठीक है, तो इसको एक साथ याद कर लो। चेर का कौन सा है, अभी मैंने बताया, चेर किससे, धनुष से, और पांडे का क्या, राज चिन्ह मछली है। अब ले लीजिए राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट है राजधानी, कावेरीपट्टनम राजधानी है साथियों चोल राजवंश की, ठीक है। चोल राजवंश की राजधानी कौन सी है, कावेरीपट्टनम। और इसी को क्या कहते हैं, पुहार, क्या कहते हैं, पुहार। इस पुहार का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, पत्तू पातू नामक साथियों एक कविता है, पत्तू पातू नामक एक क्या है, कविता है, उसके अंदर उल्लेख मिलता है किसका, पुहार का, ठीक है, जो कि इसकी राजधानी थी, राजधानी कावेरीपट्टनम, इसी का नाम है पुहार। उल्लेख कहाँ पर मिलता है, पत्तू पातू कविता में। और इधर देखिए शासक, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, करिकाल नामक शासक है चोल राजवंश का, जिसे कहा जाता है 7 सुरों का ज्ञाता, क्या कहा जाता है, 7 सुरों का ज्ञाता। और वेणी युद्ध का विजेता साथियों, क्या कहा जाता है, वेणी युद्ध का विजेता। और अगली बात, श्रीलंका की विजय भी इसने की थी, और साथ साथ में वैदिक धर्म का इसे अनुयायी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वैदिक धर्म का अनुयायी। और जले पैरों वाला शासक भी इसे कहा जाता है, किसको, करिकाल को। एक ही शासक याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी बात कर रहे हैं, चोल की। और कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध भी इसने बनाया है, ठीक है। ये चोल आरंभिक चोल है, उसके बाद हम और चोल को पढ़ेंगे, ध्यान रखना, प्रांतक चोल, राजराज चोल, बहुत आगे भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये राजवंश एक बार यहाँ पर समाप्त प्राय हो जाता है 300 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये वाला एक राजवंश हमने पूरा कर लिया। देखिए क्या इंपॉर्टेंट था, चोल, ना, बाघ यहाँ का राज चिन्ह, राजधानी कावेरीपट्टनम, पुहार, उल्लेख पत्तू पातू कविता में। उसके बाद हमने शासक की बात की, करिकाल, जिसे क्या कहा जाता है, 7 सुरों का ज्ञाता, वेणी युद्ध का विजेता, श्रीलंका की विजय इसने की, वैदिक धर्म का ये अनुयायी था, और जले पैरों वाला शासक था, कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा इसने क्या बनाया, बांध बनाया, ठीक है। अब ले लीजिए चेर वंश, दूसरा वंश, मैंने कहा चीरना क्या है, धनुष से, सर्वाधिक प्राचीन राजवंश है, बहुत बड़ा फैक्ट है, सर्वाधिक प्राचीन राजवंश कौन सा है, चेर है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और अब आगे बात ये भी ध्यान रख लेना, राजधानी इसकी क्या है, वांजी या क्रूर, वांजी या क्रूर इनकी राजधानी थी। और शासक का नाम क्या है साथियों, उदयन जैरल, ध्यान रखना, उदयन जैरल यहाँ का क्या एक शासक है। और ये उदयन जैरल है ना, महाभारत के युद्ध में भी भाग लेता है, महाभारत के युद्ध में भी क्या लेता है, ये भाग लेता है, योद्धाओं को क्या करवाता है, भोजन करवाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभारत के युद्ध में भाग, और योद्धाओं को क्या करवाता है, भोजन करवाता है, कौन, उदयन जैरल, ठीक है। तो प्राचीन हो गया। और इधर देखिए सेन गुटुवन, दूसरा शासक है, इसी वर्ष का
सेनगुट्टवन, ये इसे लाल चेर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लाल चेर भी कहा जाता है, ठीक है। और एक देखिए इस लाल चेर ने क्या काम किया, कणंगी, गौर से इस नाम को पढ़ो, कणंगी, ब्रैकेट में मैंने लिखा है पत्नी है, कणंगी, कणंगी को कहते हैं पत्नी, पत्नी पूजा शुरू करता है। कौन? ये लालचेर। नाम क्या है? सेनगुट्टवन। पूछा जा सकता है पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की? तो सेनगुट्टवन ने। आदिग इमाम, आदिग ईमान, आदिग ईमान नामक एक शासक होता है जो क्या करता है, दक्षिण भारत में गन्ने की खेती शुरू करता है, ठीक है। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में गन्ने की खेती शुरू करता है। तो क्या बेटा, शासक उदयन जैरल महाभारत के युद्ध में भाग और भोजन करवाता है योद्धाओं को। सेनगुट्टवन, लालचेर, पत्नी पूजा शुरू, आदिग ना जो ईमान है वो दक्षिण भारत में गन्ने की खेती करता है। बहुत आसान हो गया, सरल हो गया। और राजधानी बांधिया, क्रूर, चेर, धनुष, चेरना किसे? धनुष से सर्वाधिक प्राचीन है। अब देखिए पांडे, पांडे को ले लीजिए। यहाँ का राज चिन्ह क्या है? मछली। मैंने कहा पांडे पौंड से याद कर लो चाहे वैसे याद कर लो, ठीक है। तो ये है मछली। राजधानी कहाँ है साथियों? मदुरै, राजधानी मदुरै है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांड्यों की राजधानी क्या होगी? मदुरै। और हमने यहाँ पर संगम पढ़े थे, याद है क्या? देखो ये संगम मदुरै, मदुरै यहाँ पर पढ़ा था और ये इनकी राजधानी में हुआ था। संरक्षण किसका था? पांड्य, ठीक है, इसलिए इनकी राजधानी में होगा तो लिंक करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो राजधानी मदुरै। शासक कौन है? नेडियोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेडियोन शासक है, नेडियोन। ये समुद्र पूजा शुरू करवाता है, यहाँ का शासक है एक नेडियोन और ये क्या शुरू करवाता है? समुद्र पूजा शुरुआत करवाता है नेडियोन, समुद्र पूजा शुरू, बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्नी पूजा किसने शुरू करवाई है? अभी अभी हमने पढ़ा है सेनगुट्टवन ने जो लाल चेर है, ठीक है। और इधर ये क्या है? पांडे है, नेडियोन समुद्र पूजा शुरू करवाता है। और नेडू जोलियन की चर्चा करें, नेडू जेलियन की चर्चा करें तो इसने क्या काम करवाया? ये शासक है एक, इसने तिल्यागनम युद्ध जीता था। क्या जीता था? तिल्यागनम युद्ध जीता था। इन्हीं पांड्य राजवंश के बारे में मेगास्थनीज भी जानकारी देता है। सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य यही देता है, तो ध्यान रखना। मेगास्थनीज इनके बारे में एक बात कहता है, सुन लीजिए कि पांड्य शासकों को हेराक्लीज की पुत्री कहा। मेगास्थनीज ने पांड्य शासकों को हेराक्लीज की पुत्री का, गौर करना, पुत्री मतलब संभवतः इसके अनुसार यहाँ के शासक क्या थे? स्त्री शासक थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप लोग याद करना। मेगास्थनीज ने पांड्य शासकों को क्या कहा? स्त्री कहा, मतलब पुत्री कहा था। हेराक्लीज, हेराक्लीज का मतलब कृष्ण है ना, आपको पता है, कृष्ण लिख लेना इसके ब्रैकेट में, यानी कृष्ण को ये हेराक्लीज जी कहता था। तो आप लोगों को पता है किसकी बात कर रहे हैं? मेगास्थनीज की। इंडिका पुस्तक आप लोगों ने, आप जानते हो। तो ये देखिए साथियों, ये हुआ पांड्य राजवंश, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा राजवंश था, तमिल भाषा में कुछ शब्द थे, मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। एक बार मैं पूरे के पूरे राजवंश को मैं रिवाइज करवाऊंगा, आप बड़े धैर्य से सुन लीजिए साथियों। सबसे पहले ये देखिए नक्शा, देखिए कि चोल राजवंश यहाँ पर है, तो बाघ इनका क्या है? चाल प्रतीक बाघ हो गया। चेर, धनुष, मैंने आपको ये प्रतीक चिन्ह बता दिया, चेरना किसे? धनुष से है। और पांडे यानी पौंड यानी मछली, ठीक है। तो तीनों के लोकेशन देख ली। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पर हम लोग एक महत्वपूर्ण फैक्ट की चर्चा कर रहे थे कि संगम काल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दक्षिण भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। संगम काल 300 से 300, ठीक है, BC AD। उसके बाद संगम काल, संगम का अर्थ क्या है? तमिल कवियों की सभा, संगम गोष्ठी या परिषद है। और कुल मिलाकर के ये संगम है ना, इसी से तमिल साहित्य और इसी से संगम, इसे ही संगम साहित्य कहते हैं। कुल मिलाकर के कितने हुए? 3 संगम हुए। सबसे पहला कहाँ पर हुआ? प्रथम द्वितीय तृतीय हमने लिख लिया मदुरै में। उसके बाद हमने बात की थी कपाटपुरम में, उसके बाद उत्तरी मदुरै में। सबसे पहले अगस्त्य ऋषि, उसके बाद अगस्त्य, तोलकापिरम दोनों, और उसके बाद साथियों हमने बात कर दी थी नकीरर की। किसकी? नकीरर की। याद कर लेना, अगस्त्य देवताओं ऋषियों ने भाग लिया, साहित्य नष्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर तोलकापियम एक तमिल ग्रंथ मिलता है सेकंड में, लेकिन यहाँ पर कुछ भी देखिए नकीरन, यहाँ साहित्य बहुत सारा लिखा गया, 8 बड़े बड़े ग्रंथ, गौर कर लेना। एतोतुगोई इसे कहते हैं। और मैंने एर्नानुरु और है ना पुरनानुरु की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रंथों की चर्चा की, शिल्पादिकम है ना, एल्गोआदिकल, उसके बाद मणिमेखली, शीतले सतनार, उसके बाद हमने जीव चिंतामणि की चर्चा की जो कि क्या है? तिरुतक देवर है। उसके बाद तिरुकुलर है ना, तिरुवल्लुर नीति शास्त्र का ग्रंथ है।
और इसके बाद तोल्कापियम, तोल्कापियर तमिल व्याकरण है, और ये कुरल मैंने आपको बता दिया तमिल का क्या है, बाइबल है, लेखक वही है। ठीक है। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार किसने किया, ये भी उत्तर आ गया, कौंडिन्य ऋषि ने। ठीक, अगस्त्य और कौंडिन्य, पहले अगस्त्य फिर कौंडिन्य। ठीक है। संगम राजवंश में 3 राजवंश थे, चोल प्रतीक चिन्ह हो गया, राजधानी इनकी कावरीपट्टनम है, पुआर उल्लेख उत्तुपातु कविता में, राजधानी कावरीपट्टनम, शासक कौन है, करिकाल, 7 सुरों का ज्ञाता है, वेणी युद्ध का विजेता है, श्रीलंका विजय करता है, वैदिक धर्म का अनुयायी है, और क्या है, जले पैरों का शासक इसे कहते हैं, कावेरी नदी पर 160 किमी लंबा बांध बनाता है। उसके बाद देखिए चेर, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, धनुष सर्वाधिक प्राचीन राजवंश है, और राजधानी यानी मैंने आपको कहा वांची अक्रूर है, शासक क्या है, उदयन जरल महाभारत के युद्ध में भाग लेता है, योद्धाओं को भोजन कराता है, सेन गुटपति पत्नी पूजा शुरू कर देता है, और आदि इमाम क्या कर देता है, इन दक्षिण भारत में गन्ने की शुरुआत कर देता है। ठीक है। खेती, पांडे राचीन मछली है, राजधानी मदुरै है, शासक है नेडियो, समुद्र पूजा आरंभ करवाता है, और ये नेडी है ना, नेडू जेनियल है, ये क्या करता है, तिलैगनम युद्ध जीतता है, लेकिन मेगासनीज पांड्य शासकों को क्या कहता है, यानी हेराक्लीस की पुत्री कहता है, और संभवतः यानी यहाँ पर स्त्री शासक इसके अनुसार है। कुछ फैक्ट देख लीजिए विशेष तथ्य में, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़े। विशेष देखिए, सूती वस्त्रों की नगरी उरैयूर को कहा जाता है, प्रश्न आ सकता है इस काल में, संगम काल में। और व्यापारिक नगर थे मुसिरी, तोंडी, पुआर, पुआर वही मदुरै है ना, हमने चर्चा कर ली है। अगर अपन पुआर की चर्चा करें, सॉरी कावेरीपट्टनम, ठीक है, पुआर। और उच्चतम न्यायालय मनरम, और प्रतिनिधि सभा को पंचवरम कहते हैं। यहाँ उच्चतम न्यायालय को क्या कहते थे, मनवरम। ठीक है। और प्रतिनिधि सभा क्या होती थी, पंचवरम। और इधर देखिए प्रमुख देवता मुरुगन है, प्रमुख देवता यहाँ पर कौन थे, मुरुगन। मुरुगन किसे कहते हैं, कुमार कार्तिक को कहते हैं, सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम मुरुगन या सुब्रमण्यम स्वामी, ये थे यहाँ के प्रमुख देवता साथियों। तो ये थी आपकी एक छोटी सी क्लास। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये पूरी क्लास तैयार होगी। एक बार लिखोगे, एक बार इसको रिवाइज करोगे तो पूरा याद हो जाएगा। साथियों मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, है ना, जाने का और कक्षा समाप्त करने का। साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना। साथियों थैंक्स।